जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड और प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो इन क्लासेस को सुबह 11:30 बजे करना बिल्कुल मत भूलिए। साथियों, यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप लोग भाई पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देते हुए चलिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला सवाल देखिए, भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, इनमें से कोई नहीं है। सवाल नंबर फर्स्ट का आंसर करिएगा और इस पर डबल स्टार लगाइए। एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है और पूछा जाता है। चलिए, तो भाई जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर वो बिल्कुल राइट है। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है साथियों वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। याद रखिए साथियों, जलोढ़ मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, लेकिन साथियों इसमें जो है पोटेशियम और फास्फोरिक एसिड की अच्छी मात्रा पाई जाती है। अच्छा, ये किन फसलों के लिए उपयुक्त मानी गई है? ध्यान रखिएगा, गन्ना हो गया आपका, चावल हो गया, मक्का हो गया, दालें हो गई और आपका आलू हो गया। ठीक है, इन फसलों के लिए जो है ये मिट्टी बेहतरीन मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1948, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को बताइए। आप सभी साथी आंसर करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, प्रयास करें। आपको पता होना चाहिए भाई, 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगान को भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो है अपनाया गया था। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट होगा। ठीक है साथियों, 26 जनवरी 1950 को आप सभी साथियों को पता होगा भाई भारतीय संविधान पूर्ण रूप से जो है लागू हुआ था। ठीक है, और 26 जनवरी को ही दोस्तों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या भाई? रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को ही। ठीक, चलिए अगला सवाल देखें। निम्न में से किस नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है? मेकोंग, इरावदी, हवांग, सितांग, बताइए। आप सभी साथी आंसर करिएगा सवाल नंबर थर्ड का। निम्न में से किस नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है? साथियों, मेकांग नदी को जो है दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा गया है। तो आपका जो ए ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? प्लेटो, मेगास्थनीज, अरस्तु, सिकंदर, बताइए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ फटाफट। जो भी इस दोस्त से आ रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल राइट है, मेगास्थनीज। साथियों, मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम क्या था भाई? इंडिका, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से सवाल बनता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। सवाल नंबर 5 देखिएगा। वह कौन सा गुप्त शासक था जिसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? चलिए, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, बताइए। आपका सही आंसर क्या है? इस सवाल के लिए सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड को जो है, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल भी कहा जाता है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया है कि स्वर्ण काल किस युग को कहा जाता है? तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। और साथियों, आपको पता होगा समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अच्छा, मैं जितने पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ सारे पॉइंट्स परीक्षा में पूछे गए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समुद्रगुप्त को जो है दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अच्छा, ये सवाल इस तरीके से पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप कहोगे समुद्रगुप्त को। ठीक है, इस क्वेश्चन का साथियों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त सेकंड को, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ठीक, अगला सवाल। किस काल को दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? चलिए, सभी लोग बताएं किस काल को दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, कुषाण। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा चोल। आपका बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चोलों के समय जो है दक्षिण भारत में मंदिर, स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था। ठीक है, इसलिए जो है चोल काल को ही जो है दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला सवाल देखें। स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सवाल नंबर 7 का राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए,
स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक निम्न में से कौन थे? आपका राइट आंसर क्या है बताइए, सवाल नंबर 7 का। चलिए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, अरविंद घोष। आपका सही आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट हैं, ठीक है। जिनका ए ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। चलिए भाई, सवाल नंबर 8 का जो है राइट आंसर आप क्या हो जाएगा, माइकल फैराडे। कौन भाई? माइकल फैराडे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट। सवाल नंबर नेक्स्ट, भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित एक पुरा पाषाण काल गुफा आवास है? बताइए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आपका दिया है उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप दोस्त यहाँ पर आंसर करिएगा। भीमबेटका की गुफा जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, आपको पता होगा। यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए, ये रहा आपका 10वां सवाल। सुप्रसिद्ध चित्र बाड़ी ठाड़ी किस शैली का है? बूदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली और आपका दिया है कांगड़ा शैली। बताएं। आपका सही आंसर क्या है, एक बार कोशिश करें आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका भाई, बताएं। किशनगढ़ शैली। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? नृत्य करते हुए, शिक्षक के रूप में, ध्यान मग्न, विश्राम करते हुए? बताइए। चलिए, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? नृत्य करते हुए, शिक्षक के रूप में, ध्यान मग्न, विश्राम करते हुए? छाप दीजिए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे साथी आंसर करें। जो भी दोस्त यहां पर बता रहे हैं भाई शिक्षक के रूप में, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल यहां पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है पेपर में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहां सीखा था? सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर बताइए। महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहां पर सीखा था? तो भाई दक्षिण अफ्रीका में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है होगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1915 तक, कब? 1893 से 1915 में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करते हुए सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ठीक है, तो आप कह सकते हो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहां से सीखा था? दक्षिण अफ्रीका से। ए ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्न में से किसे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार प्राप्त है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? बताइए। चलिए भाई, सही उत्तर क्या है? संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्न में से किसे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार प्राप्त है? सही उत्तर दोस्तों क्या है, एक बार आप सभी दोस्त कोशिश करिएगा। राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 वाले दोस्त राइट हैं। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि संसद के कितने सदन होते हैं, आप कहोगे सर 2 सदन होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी में पोस्ट भी किया था, कुछ स्टूडेंट गलत जवाब दिए थे। ठीक है, तो दोस्तों संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के भाई 2 सदन होते हैं आपके। ठीक, कौन कौन से? एक आपका लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को अनुच्छेद 80 के तहत रखा गया है, लोकसभा को अनुच्छेद 81 के तहत रखा गया है और संसद को जो है अनुच्छेद 79 के तहत रखा गया है। संसदीय संबंधी प्रशासन व्यवस्था जो है, शासन व्यवस्था जो है, ये आपका ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण करी गई है भारतीय संविधान में। ठीक, तो भाई यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अगला सवाल, 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? बताइए। ये सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है, आंसर करिएगा। चलिए, आप सभी साथियों को पता होना चाहिए भाई 19 अप्रैल का, भाई 19 अप्रैल 1975 को जो है सोवियत संघ की मदद से भारत ने आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया था। ठीक है,
तो आपका यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड निम्न में से किस राज्य में है? सवाल नंबर 15 का राइट आंसर क्या है? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करिएगा। चलिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो जो भी दोस्त यहाँ पर केरल पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। साथियों, केरल ने जो है भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड स्थापित किया, जिससे जो है ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तब आप कहोगे सर राजस्थान जो है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। चलिए, सभी लोग बताएं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए भाई, पेयजल को जो है शुद्ध करने के लिए, यानी जो पीने वाला पानी होता है इसको शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। क्या भाई? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित है जो प्राथमिक स्तर तक के हैं, माध्यमिक स्तर तक के हैं, उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के हैं, स्नातक स्तर तक के हैं। बताइए, आप सभी साथियों को यहां पर पता होना चाहिए। बताओ। चलिए, एक बार आप लोग कोशिश करिएगा दोस्तों। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिए ए ऑप्शन राइट होगा। आप सभी जानते होंगे भाई, RTE 2009, ठीक है, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 में सभी बच्चों को जो है 6 से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिए, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, गदर पार्टी का संस्थापक निम्न में से किसे माना जाता है? चलिए, सवाल नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। आप सभी के लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर कंटेंट दिया जा रहा है। चलिए, गदर पार्टी का संस्थापक निम्न में से कौन किया था, वही बताओ। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, किस एशियाई देश को प्रायः हिमालयी राज्य कहा जाता है? 19 का आंसर करिएगा। चलिए, किस एशियाई देश को प्रायः हिमालयी राज्य कहा जाता है? सवाल नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा भैया आपका नेपाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? सवाल नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? बताइए एक बार। चलिए, किस मुगल बादशाह ने राजधानी दिल्ली को जो है यहाँ पर दिया, दिल्ली को, सॉरी, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ठीक है, सवाल नंबर 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? शाहजहां। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो दिया है साथियों, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 21 देखिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता निम्न में से कौन थे? 21 का राइट आंसर क्या है? बताइए। चलिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता जो है कौन थे? सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। चलिए आंसर छाप दीजिए आप लोग। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? बात करें दोस्तों अगर मौलिक अधिकार की, तो ये जो है आपका भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, भाग 3 और 12 से 35 में, किसे? 12 से 35 में। और यहां पर आप सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बताइए। संस्कृत और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन नंबर जो यहां पर थर्ड दिया है यही आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? 23 का राइट आंसर क्या है? ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए जो है समर्पित है? तो वो है दोस्तों आपका ललित कला।
ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल, संगम योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या था, बताइए। संगम योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या था? नदियों की सफाई की व्यवस्था, विकलांगों की सहायता, शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा। 24 का आप लोग राइट आंसर दीजिएगा। 24 का राइट आंसर क्या है? संगम योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या था? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? 25 का सही उत्तर क्या है, बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? चलिए, आपका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 23। कौन सा साथियों? अनुच्छेद 23 में जो है मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 23 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था करी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आंसर करो सब लोग। यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए, ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है इस वीडियो के नीचे। और आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कोई डाउट होता है 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 123 के तहत, ऑप्शन सेकंड राइट। अगला सवाल, लॉफिंग गैस जो है किसे कहा जाता है? इसे हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं दोस्तों। आप लोग बताइए लॉफिंग गैस किसे कहते हैं? तो N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। क्या भाई? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल आपका राइट है। ये रहा आपका अगला सवाल, स्कर्वी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? 28 का राइट आंसर क्या है, बताइए। स्कर्वी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपका सही उत्तर होना चाहिए भाई क्या? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका विटामिन सी। क्या भाई? विटामिन सी। ठीक है, आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, पूर्व पश्चिम। चलिए, शीतकाल में जो है वर्षा होती है भारत के किस क्षेत्र में? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोस्तों। क्या भाई? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक, याद रखें। अगला सवाल, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या है? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। तो ये जो आपका दिया है प्रांतीय सभाओं के द्वारा, यही आपका दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपका कब आरंभ हुआ था? 36 में, 40 में, 42 में, 1947 में। आपको पता होना चाहिए 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? मुंबई से। और दोस्तों याद रखिएगा, इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए साथियों, ध्यान रखें आप लोग 1917 में, कब? 1917 में जो है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है श्रीमती एनी बेसेंट, यही आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल सभी साथी देखिएगा, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? चलिए, सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम। क्या भाई? श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन थर्ड राइट है। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? 34 का आंसर बताइए आप लोग।
निम्न में से किसने भारत में जो है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो भाई मराठा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, होम रूल आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? चलिए, होम रूल आंदोलन जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। आपका सही आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, एक बार कोशिश करो आंसर देने के लिए। याद रखिए भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट ने। ठीक, अच्छा, कब प्रारंभ किया था दोस्तों? 1916 में, ये भी याद रखें। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 36 का आंसर करिए। रॉलेट एक्ट जो है भारत में कब लागू किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1909 में, 1919 में, 30 में, 1942 में। चलिए, आपका सही उत्तर क्या होगा भाई? जो भी दोस्त जा रहे हैं 1919 पर, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें जो है गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? चलिए, गांधी जी ने जो है किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? सही आंसर क्या है बताइए? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई 7वीं अनुसूची में। क्या भाई? 7वीं अनुसूची में। ए ऑप्शन राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, विटामिन डी का स्रोत कौन सा है? नींबू, सूर्य की किरणें, संतरा, काजू। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आपको पता होना चाहिए भाई। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सूर्य की किरणें विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। ऑप्शन सेकंड राइट है। और ये आपका लास्ट सवाल है, इसका आंसर सब लोग कर दीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? सभी का आंसर आना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। इससे ये भी पता चलता है कि ऐसे कितने दोस्त हैं, ऐसे कितने साथी जो तैयारी के लिए बिल्कुल सीरियस हैं और जो डेली इस क्लास को अटेंड करते हैं और डेली आंसर करते हैं। और इससे ये पता चलता है कि ऐसे कितने दोस्त हैं जो अंत तक क्लास में बने रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस क्लास को तैयार करने के लिए मेहनत किया जाता है, सारे कंटेंट को टाइप किया जाता है, तैयार किया जाता है, तब आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इन सारे सेशन को ज़रूर कवर करें। अच्छा, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र जरूर से जरूर उठाकर देखिएगा। इसी पैटर्न पर जो है सवाल पूछे गए हैं पेपर में। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।